नमस्कार दोस्तों, यूपी कंपटीशन क्लासेस के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं जो आज शनिवार यानी 26 मार्च को आपका क्लास में ऑफलाइन क्लास में साप्ताहिक टेस्ट हुआ था, उसके प्रश्नों के व्याख्या के साथ। तो जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया था कि हिंदुओं के लिए एक अनुभव या मनोवृत्ति है। हिंदुओं के लिए धर्म एक अनुभव या मनोवृत्ति है, यह कथन किसका है? तो आज के पेपर का ये ग्रामीण प्रवेश का पहला प्रश्न था, जिसमें इसका सही आंसर हो जाता है ये कथन कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करवाई है। अगर आपको याद होगा तो इसी सप्ताह हमने इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराई थी ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण प्रवेश का अगला प्रश्न था आपके में, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि इनमें से ग्रामीण समाज के संदर्भ में कौन सा सही है? शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ग्रामीण समाज से अलग हो गया। एक समाज कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, ये भी गलत है। एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, ये भी गलत है। इसका बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी, बिल्कुल सही आंसर है अगले प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था ग्रामीण प्रवेश का, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 का भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है, उसे कहा जाना चाहिए। जहां आधे से ज़्यादा यानी 2/3 भाग आपका कृषि में लगा हुआ है, तो ऐसा आपका मुख्य व्यवसाय यहाँ मान के चलो आपका कृषि है। और जहां कृषि मुख्य व्यवसाय होता है वो आपका होता है ग्रामीण कस्बा, क्योंकि यहाँ व्यवसाय भी है पूर्ण रूप से। अगर यहाँ पे पूरे भाग में कृषि होती तो गांव हो जाता आपका। 1/3 भाग पे व्यवसाय भी है, तो इसलिए ग्रामीण कस्बा ऐसे कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला था, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? तो नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है नज़दीकी व्यक्तित्व संबंधियों को विकसित करना। नज़दीकी व्यक्तित्व संबंधियों को विकसित करना, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है, जो नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना है इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसका अर्थ होता है उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, यानी कि इसका भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, पवित्र संचार तथा पुष्टिकरण अनुष्ठान किस धर्म से संपादित होते हैं? तो ये सब जो होता है अनुष्ठान वगैरह ये आपके ईसाई धर्म में होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई, यानी कि बी ऑप्शन भी इसका सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है? धर्म से संबंधित कौन सा व्यवहार नहीं है? तो धर्म से संबंधित व्यवहार है ये आपका बाल विवाह, ये सामाजिक चीज है, ये धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाल विवाह, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल विवाह। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न कौन सा व्यवहार नैतिकता से संबंधित नहीं है? कौन सा व्यवहार नैतिकता से संबंधित है पूछा गया है, नहीं सॉरी है पूछा गया है। तो सदाचार, नैतिकता से हमेशा संबंधित क्या होता है? सदाचार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो विश्वास है। ठीक है, किसी धर्म में विश्वास होना आवश्यक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो धर्म आपका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है धर्म का विश्वास। अगला प्रश्न था, नगरीय समाज नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय समाज नगरवाद का अर्थ है जीवन शैली। ठीक है, इसका यही बी ऑप्शन राइट हो जाता है आपका जीवन शैली। चलिए उसके आगे के भी हम दो ऑप्शन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था जो हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन और जिमरमैन ने निम्नलिखित में से किस मानदंडों को अपनाया है? तो इन्होंने अपनाया है विषमता को, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विषमता। जनसंख्या का आधार
और गतिशीलता। तो इसमें ऐसे मिला के आपके 3, 4, 5 चारों विकल्प सही है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3, 4, 5 सी ऑप्शन आपका सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना नियत है, बल्कि उनके जाने वाले अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है? तो इस कथन के बाद में ये जो कथन दिया गया है, ये बात कही है लुईस बिर्थ ने। किसने? लुईस बिर्थ ने कहा है ऐसा। इसका आंसर आपका दूसरा सही हो जाता है, विकल्प दूसरा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो आज का आपके पेपर में आया हुआ अगला प्रश्न था। इसमें भी आपके कूट दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें कूट दिए गए हैं। तो नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की विशेषता है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है। अच्छा, पेशों की विविधता ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ग्रामीण नगरीय प्रवजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है, ये भी सही है। नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह शहरों में जनसंख्या अधिक, ये गलत आपका ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आपका गलत है। तो इस प्रकार से 3 ऊपर के विकल्प सही हैं, तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। डी आंसर, डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा कई बार हमने ऑफलाइन क्लास में बताया, प्रोफेसर श्रीनिवास ने दी। ठीक है, किसने दी? प्रोफेसर श्रीनिवासन ने दी। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय समाज में रूपांतरण की कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? भारतीय समाज में रूपांतरण की कौन सी एक प्रक्रिया नहीं? नगरीकरण है, संस्कृतिकरण है, आधुनिकीकरण है, पश्चिमीकरण है, औद्योगिकीकरण है, लेकिन परंपरा नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, परंपरा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर श्रीनिवास। इसको भी हमने ऑफलाइन क्लास में कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। इसके कौन है लेखक? प्रोफेसर श्रीनिवास, एम श्रीनिवासन। पारसंस ने सामाजिक संरचना को कितने मुख्य स्वरूपों में बांटा है? पारसंस ने सामाजिक संरचना को कितने मुख्य स्वरूपों में बांटा? ये हमने आपको बताया था, अनुकरण वगैरह से। इस प्रकार से पारसंस ने 4 भागों में बांटा है। हमने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, इसकी एनालिसिस भी की थी, चारों बताए भी थे। ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त परिवार की संपत्ति के अधिकार से संबंधित मिताक्षरा नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मिताक्षरा नियम का प्रतिपादन किसने किया है? मिताक्षरा नियम का प्रतिपादन आपको हमने बताया था विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने, जीमूतवान, मनु, विज्ञानेश्वर, शंकराचार्य। तो मिताक्षरा का जो किया है आपके विज्ञानेश्वर ने किया है, वहीं दाएं भाग का किया है आपके जीमूतवान ने। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए ज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम का उपयोग किया है? तो अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाता है आपका कार्ल मार्क्स ने। किसे? अच्छा, इसमें तो रुको, कोई प्रॉब्लम है, बता रहा हूं इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर के मर्टन। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर के मर्टन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक उपागम को प्रस्तुत किया? तो जो आपका द्वंद्वात्मक उपागम दिया, ये दिया है आपके कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स साहब ने दिया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने एकीकृत उपागम को दिया? तो एकीकृत उपागम को दिया है डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने। किसने दिया है? योगेंद्र सिंह ने। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है आपका, ये हमने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया भी है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन आपके है हर्शकोविट्स का। किसका है? हर्शकोविट्स का कथन है ये। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस समूह के कार्य करने और विचारों के तरीकों की संपूर्णता का नाम ही संस्कृति है? यह कथन किसका है? यह कथन आपका है बोगार्ट्स महोदय का। किसका है? बोगार्ट्स महोदय का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बोगार्ट्स का।
फिर अगला है अकबर ने संस्कृति को कितने भागों में विभाजित किया है। तो अकबर ने संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। कितने भागों में? भौतिक और अभौतिक संस्कृति 2 भागों में विभाजित किया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका अंतिम प्रश्न था आज के पेपर का। ये परिभाषा दी गई है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी क्षमताओं और आदतों का समावेशन रहता है जिससे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हमने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था, इस पर हमने आपको पढ़ाया भी है। क्रोबर की ये परिभाषा है, ठीक है, क्रोबर की ये परिभाषा है। तो ये था आज का आपका 26 मार्च को क्लास, ऑफलाइन क्लास में साप्ताहिक टेस्ट का हल, ठीक है। आपको जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।